मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी गुजारना और बैलेंस्ड डाइट का होना बहुत ज़्यादा हमारी किरदार अदा करता है हमारी सेहत के हवाले से। तो जिस्म की तरफ से बजने वाली जो घंटी होती है ना, वो हमें बताती है कि जब हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है। और जिस तरह दुनिया के हर मामले में एतदाल ज़रूरी होता है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम भूख की मिसाल लें तो इसमें भी एतदाल ज़रूरी है। भूख ज़्यादा लगने या कम लगना दोनों ही तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती हैं और उसकी वजूहात पर गौर करना भी ज़रूरी है। खाने के वक्त भूख ना लगने का मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रही है। और बच्चों को अक्सर भूख ना लगने के जो मसाइल हैं वो पेश आते हैं। और वो लोग जो सिगरेट नोशी या फिर पान ज़्यादा खाते हैं, उनकी तरफ से भी भूख ना लगने की शिकायत बहुत ज़्यादा की जाती है। एक जानिब भूख ना लगना और दूसरी जानिब खाना खाने के बाद हज़म ना होना इंतहाई अहम मसला है। तो भूख कम या ज़्यादा लगने और ख़ुराक के हज़म ना होने की वजूहात क्या हो सकती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हिना जावेद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। डॉक्टर हिना, ये जो भूख ना लगने का मसला है, ये चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हों या फिर बूढ़े हों, ये मसला बहुत बढ़ता जा रहा है। क्या वजह सबसे पहले इसकी लगती है अगर बच्चों में भूख नहीं लगती है? अच्छा जी, भूख हमें क्यों लगती है? क्योंकि हमें, जैसे आपने कहा, तवानाई चाहिए। हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए और हमने न्यूट्रिशन भी लेनी है। तो बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज जो है भूख ना लगने की, वो उनमें कोई ना कोई बीमारी या इन्फेक्शन का होना है। अच्छा। जैसे गला ख़राब हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, अगर बच्चे का नाक ब्लॉक्ड है या रनी है, कानों में कोई मसला है, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से, ज़ाहिर है कई बच्चे हमें बता नहीं सकते, जब एक छोटी उम्र के होते हैं वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके गले से जब चीज़ गुजरती है तो उनको तकलीफ़ होती है। तो गला ख़राब मोस्ट कॉमन है। अच्छा। उसके अलावा और चीज़ें हैं जैसे डायरिया, वॉमिटिंग है, पेचिश का लग जाना, उल्टियों का हो जाना, तो उसमें बच्चा खाने से घबराता है, नहीं खाता। तो इन्फेक्शंस बच्चों में बहुत कॉमन है। आपने एक और चीज़ मेंशन की कि बच्चे इतने कई खाने में मसला करते हैं, इतना नहीं खाते। तो उन कंडीशंस में भी, और जब वो बीमार हों, तो एक चीज़ का जो ख्याल रखना चाहिए वो ये कि कोशिश करते रहना चाहिए, उनको फोर्स ना करें, लेकिन उनको कुछ ना कुछ ऑफ़र करते रहें, जो भी उनको खाने का वो खाना उस वक्त चाह रहे हैं वो चीज़ उसको ऑफ़र कर दें। ठीक है, लेकिन अगर अडोलेसेंट की बात की जाए तो उनमें भी ये मसला पाया जाता है कि उन्हें भी भूख नहीं लगती है, तो फिर ये मसला किस तरह हल किया जा सकता है? उसमें यह है कि एक तो हेल्दी ईटिंग जो है वो आपको शुरू से ही घर में कुकिंग, जब से हम लोग करते हैं, हम सबके घरों में कुकिंग होती है, तो उसके अंदर हेल्दी ईटिंग का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा। फास्ट फूड्स या बाहर के खाने जो हैं जनरली उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बच्चे तो ज़्यादा पसंद ही वही चीज़ें करते हैं। लेकिन आई थिंक पेरेंट्स को भी कुछ वहाँ पे एजुकेट करना पड़ेगा घर के अंदर। ज़ाहिर पैसे तो वो पेरेंट्स से ही लेकर जाते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी मेरा ख्याल है डिसिप्लिन करने के लिए, और वो सब, और स्कूल्स के अंदर भी हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन, फास्ट फूड्स जो हैं उनको अगर हम रिड्यूस कर दें, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई है स्कूल्स के अंदर भी, क्योंकि हमारे यहाँ मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज़ बड़ों में, और अब तो बड़ी यंग एज में हम देख रहे हैं वो सब आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिनके अंदर मोटापा और डायबिटीज़ दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये टॉप 5 कंट्रीज़ में ऑलरेडी आ चुका हुआ है। तो आई थिंक उसमें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हेल्दी ईटिंग हमारे लिए और भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2 सेटिंग्स में, घर की सेटिंग में और स्कूल की सेटिंग, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की सेटिंग्स में होनी चाहिए। लेकिन भूख ना लगना भी एक बीमारी के ज़ुमरे में आता है जी। अब उसकी बहुत कॉजेज़ हैं। बच्चों में जैसे मैंने कहा इन्फेक्शन हो गया, वो कॉज़ है। अगर बच्चे में कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन है तो भी उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। वो नहीं खाएगा। बड़ों में आ जाएं तो अगेन इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस में यही थ्रोट इन्फेक्शन है, नमूनिया हो गया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया। उसके अलावा और बड़े वाले इन्फेक्शंस की तरफ आ जाएं तो टीबी एक वो मर्ज़ है जिसमें आपको भूख नहीं लगती, बल्कि जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और भूख की कमी का अलामत कहते हैं तो हमें टीबी के हवाले से भी सवाल करने पड़ते हैं। अच्छा। HIV और कंडीशंस हैं, कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें भूख नहीं लगती है। अच्छा। डायबिटीज़ जैसे मैंने कहा उसके अंदर भी, या थायराइड एक ग्लैंड है जो नेक के अंदर है, अगर वो अंडर फंक्शनिंग है यानी कम काम कर रहा है, जो वो काम जितना करना चाहिए वो नहीं कर रहा, उसकी वजह से भी तो कई बीमारियां भी होती हैं जो हमें बताती हैं कि भूख का ना लगना। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स, ये तो अब हम एडोलेसेंट्स में भी देख रहे हैं, टीनेजर्स में भी हैं,
बड़ों में भी हैं, और एल्डरली पॉपुलेशन जो बुढ़ापे में लोग होते हैं उनके अंदर भी डिप्रेशन काफ़ी देखा गया है, तो उसके अलामात भी हैं। तो डॉक्टर हिना, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम खाना चाहते हैं लेकिन जब खाते हैं तो हमें वॉमिट वगैरह आना शुरू हो जाती है, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक कॉज होती है? जी, अब कुछ कंडीशंस हैं जिनमें नोज़िया यानी मतली होना, वॉमिटिंग यानी उल्टी होना होता है, जैसे प्रेगनेंसी है, उसमें भी शुरू के दिनों में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है अच्छा आपके अंदर, तो साइकोलॉजिकल वो भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, और कुछ हमारा कल्चर और सराउंडिंग्स ऐसी होती हैं, तो नोज़िया, वॉमिटिंग यानी मतली और उल्टी का होना, और उसकी वजह से भूख ना लगना, प्रेगनेंसी एक वो कंडीशन है, उसमें हो जाता है। इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस ए और ई जो कि बहुत आजकल भी फैला हुआ है, टाइफाइड, ऐसी चीज़ें जो कंडीशंस जिगर को, पित्ते, गॉल ब्लैडर को, आंतों, इंटेस्टाइन्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उन तमाम में आपको ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं मैदे में जलन, तेज़ाबियत हो गई, इंडाइजेशन हो गई, एसिड रिफ्लक्स हो गया, यानी जो पेट की चीज़ें हैं, कंटेंट हैं, वो ऊपर वापस से फूड पाइप के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि एक मसल है जहाँ फूड पाइप ख़त्म हो रही है और स्टमक शुरू हो रहा है, अच्छा। वो सही से फंक्शन नहीं करता। ओके। ऐसा ओबेसिटी, मोटापे में भी हो सकता है, ऐसा प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, ऐसे बहुत ज़्यादा तली हुई मिर्चों वाली चीज़ें, फास्ट फूड्स खाने से, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से, इन तमाम चीज़ों से हो सकता है। अच्छा, लेकिन इस तरह की हमें कंडीशन हो रही होती है ना, तो हमारा होता है कि हम कोई ऊपर से सॉफ्ट ड्रिंक पी लें, कोई ऐसी चीज़ पी लें, उसकी वजह से शायद हमारी फ़ौरन से हज़म हो जाए या जो जलन हो रही है वो कम हो जाती है, तो ये मिथ है एक, या इस तरह इससे कोई फ़र्क पड़ता है, या वो चीज़ और ज़्यादा होना शुरू हो जाती है? मेरा नहीं ख्याल कि वो जो आपकी जो फूड की वजह से डैमेज अंदर हो गई है, उसको सॉफ्ट ड्रिंक या फिज़ी ड्रिंक ठीक कर सकता है। उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन, दवाइयाँ होती हैं, मखसूस दवाइयाँ होती हैं, वो आपको लेनी होती हैं, और कुछ हदायत होती हैं जिनमें डाइट की जो एडवाइस है वो सबसे पहले दी जाती है कि आप अपनी डाइट को देखें कि क्या चीज़ आप ऐसी खा रहे हैं जो उसको ट्रिगर कर रहे हैं, या अगर आपका वज़न कम है या बहुत देर बैठने का काम है ऑफिस के अंदर और आपकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, या कुछ लोग जैसे स्मोकिंग करते हैं या और ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल, इन चीज़ों का इस्तेमाल है, ये सब देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन के लिए बहुत से लोगों ने घर में पैकेट्स रखे हुए होते हैं, साशे रखे होते हैं कि पानी में घोल के वो पी लेंगे, तो क्या इस तरह की ये चीज़ें पी लेनी चाहिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर? देखिए, उसकी एडवाइस तो नहीं दी जाती कि वो अच्छा। आप लें कोई भी चीज़ प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। आई नो आप जब केमिस्ट के पास यहाँ जाते हैं तो अपने हिसाब से मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं पाकिस्तान में। और दूसरा मेरा ख्याल है एक चीज़ जो मैं काफ़ी फोरम्स पर ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें एक जनरल प्रैक्टिशनर या फैमिली फिजिशियन है, उनकी बहुत कमी है। प्राइवेट सेक्टर में आपको नज़र आएगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर उसको थोड़ा सा और प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो जो आपने कहा ना कि पेशेंट की एजुकेशन, पेरेंट्स की एजुकेशन, हम लोग जब अपने क्लिनिक्स में देखते हैं तो मदर मैलनरिश्ड है, आगे बच्चा भी मैलनरिश्ड है। एग्जैक्टली, हाँ। तो जब एक पेरेंट की अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा। और आई थिंक डाइट इज़ लिंक्ड विद जो आपने बात की, इन्फेक्शंस और डाइट, ये सब चीज़ें उसके साथ लिंक्ड हैं, भूख का ना लगना उसके साथ। लेकिन अक्सर मैंने माँ को देखा है कि जब बच्चे जब 3-4 साल की उम्र में होते हैं, खाना वगैरह नहीं खा रहे होते, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कोई सिरप्स वगैरह लिख देते हैं कि अच्छा आप ये पिलाएं तो बच्चे की भूख बढ़ेगी, आयरन के सिरप्स होते हैं और भी होते हैं, तो ये चीज़ें पिलानी चाहिए बच्चों को, ये नेचुरल तरीके से उनको खाने की तरफ राग़िब करना चाहिए? देखिए, ताकत के सिरप जिसमें फौलाद का सिरप है, उसमें अगर बच्चे में आयरन की कमी है वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसकी डाइट के बारे में पूछेंगे। अच्छा। अगर उसकी डाइट में अंडा नहीं है शामिल, फ्रूट्स नहीं है शामिल, दूध नहीं है, तो उसके अंदर फौलाद की भी कमी है, कैल्शियम की भी कमी है, विटामिन डी, मादनियात, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। आप ब्लड टेस्ट के थ्रू देख सकते हैं कि उसको खून की कमी वगैरह तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, तो फिर उस केस में तो उसको सिरप देना बनता है सप्लीमेंट का। ठीक है। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं, ठीक है, और वो मट्टी खाता है, अच्छा, इस तरह के अगर हैं, तो उसमें भी उसकी भूख ख़राब होगी, कम होगी, उसमें खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया का एक कॉज है पेट में कीड़े होना, तो वो सब होगा। तो भूख की कमी एक आइसोलेशन में नहीं होती, उसके साथ और चीज़ें भी होती हैं, और सिम्टम्स और अलामात भी होते हैं जिनको देखना पड़ता है। सही, और वो डॉक्टर ही उसको अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकता है। जी, उसमें जाहिर है आपको जब आप
पेशेंट एक आता है किसी भी एज ग्रुप में, अगर सपोज़ बच्चा आएगा तो आप उससे शुरू में पूछेंगे कि इसकी पैदाइश सही वक्त पर हुई थी, इसको सारे हिफाजती टीके लगे हैं अच्छा। अपने टाइम पर, इसने चलना शुरू किया है, बैठना शुरू किया है, तो उसकी पूरी डेवलपमेंट माइलस्टोन्स वो भी आप पूछते हैं। तो आई थिंक एक डिटेल में हिस्ट्री लेना, सवाल जवाब करना पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चा डायरेक्टली तो आपको जवाब नहीं दे सकता, वो तो नहीं बता सकता, लेकिन पेरेंट्स को, और फिर उसकी डाइट के बारे में, उसने ब्रेस्ट फीडिंग की थी, उसने फार्मूला मिल्क लिया था, उसने खाना हल्की ग़िज़ा कब कौन से महीने में लेनी शुरू की थी, तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं।